गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा नया चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे 10th का। हमारा जो चैप्टर है 10th का, इसका नाम है केंद्र सरकार। सरकार किस प्रकार की होती है, सरकार का क्या काम होता है, सरकार किस प्रकार बनती है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। वास्तव में देखा जाए तो सरकार देश में और राज्यों में अलग अलग सरकार होती है। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम इस विषय पे चर्चा करेंगे कि सरकार क्या है और सरकार का जो प्रमुख कार्य है वो क्या होता है। उससे पहले कुछ बेसिक समझना जरूरी है कि सरकार है वो होनी क्यों जरूरी है। अगर समाज में, देश में सरकार नहीं हो तो जो समाज की और देश की जो शासन व्यवस्था है वो सही तरीके से बनी हुई नहीं रहेगी। नियम हैं, कानून हैं, वो किसी प्रकार से नहीं होंगे तो समाज में रहने वाले जो व्यक्ति हैं, जो जनता है, वो अपनी इच्छा अनुसार एक कार्य करेंगे। और जब लोग या जनता जब अपनी इच्छा अनुसार कार्य करते हैं तो वो एक दूसरे का नुकसान भी कर सकते हैं और हित भी कर सकते हैं। इसलिए सरकार का होना जरूरी है, क्योंकि सरकार होगी तो समाज में क्या है कि नियमों की, कानूनों की व्यवस्था बनी रहेगी। तो अब सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि सरकार का जो अर्थ होता है वो क्या होता है और सरकार की परिभाषा क्या होती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि सरकार का अर्थ क्या होता है। तो ध्यान रखना, संस्थाओं का ऐसा समूह है जिसके पास देश में व्यवस्थित जनजीवन सुनिश्चित करने के लिए, यानी सरकार है वो एक संस्थाओं का समूह होता है। अब ये संस्थाओं का समूह क्या करता है, तो इसमें आया कि जिसके पास देश में व्यवस्थित जनजीवन सुनिश्चित कर लिए के लिए, यानी देश की जो जनता है वो सही तरीके से रह सके, किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, किसी प्रकार से कोई एक दूसरे के हितों को नुकसान नहीं पहुंचाए। इसके लिए क्या है कि इसमें जनजीवन सुनिश्चित करने के लिए कानून को बनाने, कानून को लागू करने और उसकी व्यवस्था या व्याख्या करने का अधिकार होता है। यानी सरकार क्या करती है कि बहुत सारे जो अंग है, संस्थाएं हैं, उनका क्या है, एक समूह है, समूह यानी एक संगठन है। और इस संगठन का प्रमुख कार्य क्या होता है कि देश की समस्त जनता है वो सही तरीके से अपने उचित कार्य करे, समाज में, देश में व्यवस्थाएं बनी रहे। इसके लिए क्या है, इसमें प्रमुखतः 3 कार्य है वो किए जाते हैं। तो इसमें बात आई कि कानून को बनाने, कानून को लागू करने और उसकी व्यवस्था या व्याख्या करने। यानी सरकार के प्रमुख 3 कार्य कौन कौन से होंगे। सबसे पहली बात आई कानून को बनाने। कानून कौन बनाती है, सरकार बनाती है। दूसरी बात है जिस कानून को बनाया गया है उस कानून को लागू करने का कार्य भी कौन करती है, सरकार करती है। अब जब कानून बन गया और कानून को लागू कर दिया तो उसको व्यवस्था करनी भी उसकी जरूरी है, उसकी व्याख्या करनी भी जरूरी है। तो ये कार्य भी सरकार करती है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा ध्यान रखना कि सरकार क्या है, संस्थाओं का ऐसा समूह है जो समाज में व्यवस्थित जनजीवन को लागू करने के लिए क्या करती है, कानून बनाती है, कानून को लागू करती है और उस कानून की व्याख्या करती है। उसे क्या कहा जाता है, सरकार कहा जाता है। सरकार की एक अन्य परिभाषा और है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। राज्य को मूर्त रूप प्रदान करने वाली, यानी जो राज्य है वो अमूर्त है, अदृश्य है, और उस राज्य को मूर्त और जो दृश्य रूप प्रदान करने वाली संस्था है उसको क्या कहा जाता है, सरकार कहा जाता है। तो एग्जाम में क्या है कि सरकार का अर्थ पूछा जाता है और अर्थ के साथ साथ क्या है, कई बार इसकी परिभाषा भी पूछी जाती है। तो ध्यान रखना कि ये दोनों जो अर्थ है सरकार के, जो हमने अभी चर्चा की, ये दोनों आपको अर्थ है वो ध्यान में रखने हैं डेफिनेशन के लिए। अब बात आती है कि कई बार क्या है कि सरकार के अर्थ के साथ साथ क्या इसकी परिभाषा भी पूछी जाती है। तो
एक विचारक के अनुसार है, हम उसकी परिभाषा के बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात आती है इसमें परिभाषा की। हम गार्डनर की जो परिभाषा है उसके ऊपर चर्चा करेंगे और उस परिभाषा को हम याद करने का प्रयास करेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात यह आती है, सरकार वह अभिकरण या मशीन है। सरकार क्या है? एक व्यवस्था है, एक नियम है, एक साधन है, एक व्यवस्था है। जिस प्रकार एक मशीन कार्य करती है, इसी प्रकार सुचारू रूप से सरकार भी क्या है? कार्य करती है। क्या करती है? सरकार कार्य करती है, जिसके द्वारा राज्य की नीतियां निर्धारित की जाती है। अब सरकार का प्रमुख कार्य क्या होता है कि जो नीतियां निर्धारित करनी होती है वो सरकार करती है। यानी देश में कौन से कानून बनने चाहिए, उनको लागू किस प्रकार से किया जाना चाहिए, समाज में व्यवस्थाएं कैसी बनी रहे, जो सरकार के नियमों का उल्लंघन करता है उनको दंडित कैसे किया जाए, या किस प्रकार से समाज के जो पिछड़े हुए वर्ग हैं, जातियां हैं, उनको समान धारा में लाने का प्रयास किया जाए। तो ये सारी जो नीतियां निर्धारित करनी होती है वो किसके द्वारा होती है? प्रमुखतः सरकार के द्वारा होती है। आगे बात आती है, सामान्य मामलों को नियमित किया जाता है। सामान्य मामले यानी जो सभी के लिए सामान्य रूप से जरूरी होते हैं, अनिवार्य होते हैं। जैसे सभी लोगों की प्रमुख आवश्यकताएं क्या होती है कि सबको रहने के लिए आवास की व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाए। आवास के साथ साथ उनके कपड़ों की व्यवस्था की जाए, उनके लिए खाने की व्यवस्था की जाए, उनके लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था की जाए, उनके लिए चिकित्सा और विद्यालय की व्यवस्था की जाए। तो ये सामान्य जरूरतें हैं, इनकी व्यवस्था भी प्रमुखतः कौन करती है? सरकार करती है। आगे बात आती है, सामान्य हितों को उन्नत किया जाए, यानी सभी के लिए जो उचित है उसको ध्यान में रखा जाए। तो गार्डनर के अनुसार परिभाषा क्या है कि सरकार क्या है? अभिकरण या मशीन है, यानी एक साधन है जिसका प्रमुख तय कार्य क्या होता है कि सरकार है वो राज्य की नीतियों को निर्धारित करती है। यानी राज्य में किस प्रकार की व्यवस्थाएं बनी रहे उनको लागू करने का और उनको व्यवस्थित रूप से व्यवस्थित करने के लिए कार्य प्रमुख कौन करती है? सरकार करती है। सामान्य मामलों को नियमित किया जाए और सामान्य हित है जो सभी के विकास से संबंधित है, लाभ से संबंधित है, उनको उन्नत किया जाए, उनको विकसित किया जाए। अब इसके साथ बात आती है कि जो हमारी सरकार है वो प्रमुख रूप से किन से मिलके बनी है, उसके जो पार्ट है वो कौन कौन से हैं। सरकार क्या एक से अधिक अंगों से मिलके बनी है या एक से अधिक अंग होने के साथ साथ कितने इसके अंग है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि सरकार है उसके अंग कितने हैं। तो सामान्य रूप से ध्यान रखना कि जो सरकार के जो अंग बताए गए हैं, सरकार के 3 अंग बताए गए हैं। सरकार के कितने अंग बताए गए हैं? सरकार के सामान्यतः 3 अंग बताए गए हैं। अब बात आती है कि ये सरकार के 3 अंग है, ये कौन कौन से हैं और इन अंगों का प्रमुख तय काम क्या होता है, ये अंग किस प्रकार से कार्य करते हैं, इनका जो गठन किया गया है, इनका जो निर्माण किया गया है, ये किस लिए किया गया है और इनमें किन को सम्मिलित किया गया है, इसके बारे में हम आज विस्तार से चर्चा आगे इस बिंदुओं पे तो करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि सरकार के 3 अंग है। अब आते हैं ये 3 अंग सरकार के है कौन कौन से। तो ध्यान रखना ये सरकार के 3 अंग है। पहला अंग है व्यवस्थापिका, दूसरा अंग है कार्यपालिका और तीसरा अंग है न्यायपालिका। इस प्रकार सरकार के प्रमुखतः कितने अंग बताए गए हैं? 3 अंग बताए गए हैं। पहला अंग कौन सा हो गया? कार्य व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। इस प्रकार सरकार के 3 अंग है वो प्रमुखतः बताए गए हैं। अब बात आती है कि ये जो पहला अंग है, पहला अंग अपना कौन सा है? व्यवस्थापिका। पहला अंग अपना कौन सा आता है? व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका है उसको कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। ध्यान रखना कि सरकार का जो अंग है व्यवस्थापिका, उसको अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो बात अन्य नाम क्या है? तो ध्यान रखना कि व्यवस्थापिका का जो अन्य नाम है वो क्या है? संसद है। व्यवस्थापिका का अन्य नाम क्या है? संसद है। अब बात आती है ये जो संसद है इसका जो प्रमुखतः जो वर्णन किया गया है वो कौन कौन से अनुच्छेद में कहां से कहां तक किया गया है। तो ध्यान रखना कि संसद है, व्यवस्थापिका को संसद कहा जाता है और संसद का जो वर्णन है वो अनुच्छेद
79 से 122 तक प्रमुख तय किया गया है। कहां से कहां तक वर्णन किया गया है संसद का? अनुच्छेद 79 से 79 से 122 तक 122 तक क्या है, ये संसद का वर्णन प्रमुख तय किया गया है। अब बात आती है कि जो संसद है यानी जो व्यवस्थापिका है, उसका गठन है, उसका जो निर्माण है वो कितने स्तरों पे हुआ है, कितने भागों पे हुआ है। तो ध्यान रखना, प्रमुख रूप से जो व्यवस्थापिका का जो गठन है वो कितने स्तरों पे हुआ है। तो ध्यान रखना, व्यवस्थापिका का जो गठन है वो प्रमुखतः 2 स्तरों पे हुआ है। अब बात आती है कि जो व्यवस्थापिका का जो गठन है वो कितने स्तरों पे हुआ है। तो ध्यान रखना कि व्यवस्थापिका का जो गठन है यानी संसद का जो गठन है वो प्रमुखतः 2 स्तरों पे हुआ है। कितने स्तरों पे हुआ है? 2 स्तरों पे हुआ है। अब बात आती है कि ये जो व्यवस्थापिका है इसके 2 स्तर कौन कौन से हैं। तो इन 2 स्तरों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे और विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है, पहला जो इसका स्तर है वो है संघीय व्यवस्थापिका। पहला स्तर कौन सा है? संघीय व्यवस्थापिका। संघ का मतलब होता है केंद्र, संघ का मतलब क्या होता है? केंद्र। दूसरा जो इसका स्तर है वो है राज्य व्यवस्थापिका। इस प्रकार जो व्यवस्थापिका है उसके 2 स्तर बताए गए हैं, संघीय व्यवस्थापिका और दूसरी राज्य व्यवस्थापिका। अब बात आती है कि जो संघीय व्यवस्थापिका है और जो राज्य व्यवस्थापिका है उसमें उसके जो अंग है, उसके जो भाग है वो कौन कौन से हैं। तो इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे और विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात आती है संघीय व्यवस्थापिका की। जो संघीय व्यवस्थापिका है उसका जो अन्य नाम है वो क्या है? तो ध्यान रखना, संघीय व्यवस्थापिका का जो अन्य नाम है वो है संसद। क्या नाम है? संसद। आगे बात आती है कि ये जो संसद है इसके प्रमुखतः अंग कौन कौन से हैं, इसके भाग कौन कौन से हैं, किन अंगों से मिलके संसद का निर्माण होता है। तो प्रमुखतः संसद के जो अंग है वो ध्यान रखना कौन कौन से हैं? लोकसभा, राज्यसभा। ये क्या है कि संसद के प्रमुख अंग है। और संसद का एक अभिन्न अंग होता है। संसद का क्या होता है? एक अभिन्न अंग होता है। वो कौन होता है? राष्ट्रपति। इस प्रकार संसद का जो निर्माण होता है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलके होता है। ये तुम्हारी कौन सी व्यवस्थापिका होगी? संघीय व्यवस्थापिका, जिसको केंद्र की व्यवस्थापिका भी कहा जाता है। अब आती है 2 स्तरों पे इसका हुआ था गठन। दूसरा स्तर कौन सा है? दूसरा जो इसका स्तर है वो है राज्य व्यवस्थापिका। जिस प्रकार संघीय व्यवस्थापिका को संसद कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार जो राज्य व्यवस्थापिका है उसको विधानमंडल कहा जाता है। राज्य जो व्यवस्थापिका है उसको क्या कहा जाता है? विधानमंडल कहा जाता है। जिस प्रकार संसद के अंग है ठीक उसी प्रकार जो राज्य विधानमंडल है उसके भी अंग है। अब बात आती है कि जो राज्य व्यवस्थापिका है यानी विधानमंडल है उसके प्रमुख अंग है वो कौन कौन से हैं। तो ध्यान रखना, जो विधानमंडल है उसके जो अंग है विधानसभा और विधान परिषद। ये प्रमुखतः क्या इसके अंग है? कौन कौन से? विधानसभा और विधान परिषद। अब जो इसका प्रमुख अभिन्न अंग आता है वो होता है राज्यपाल। कौन होता है? राज्यपाल। इस प्रकार जो विधानमंडल है उसके जो अंग है वो कौन कौन से हैं? विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। ये इसके प्रमुख अंग बताए गए हैं। अब बात आती है कि जो ये संसद है इसका एक सूत्र और होता है जिसके माध्यम से हम इसको आसानी से याद रख सकते हैं और इसके अनुच्छेद जो गठन के दौरान होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो ध्यान रखने का सूत्र आता है संसद का जो सूत्र है वो है सरल। संसद का जो सूत्र है वो क्या है? सरल। सरल के माध्यम से क्या है कि प्रमुखतः इसके जो पार्ट है वो बनते हैं और उसके अनुच्छेद कौन कौन से हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि सह से क्या बनता है। तो ध्यान रखना, सह से बनती है संसद। सह से क्या बनती है? संसद। और संसद का जो गठन है वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 79 के अनुसार, अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद का गठन किया जाता है। इस प्रकार रह से बनती है अपनी राज्यसभा और राज्यसभा का जो गठन है वो अनुच्छेद 80 के अनुसार किया गया है। इसी प्रकार जो हमारा लय है उससे बनती है लोकसभा और लोकसभा का जो गठन है उसका जो वर्णन है वो किया गया अनुच्छेद 81 के अनुसार। इस प्रकार संसद का सूत्र क्या हो गया? सरल। सह से बनी संसद, रह से बनी राज्यसभा, लय से बनी लोकसभा। संसद का जो वर्णन है वो कौन से अनुच्छेद में है? 79 में।
राज्यसभा का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है? 80 में। और लोकसभा का जो वर्णन है वो कौन से अनुच्छेद में है? 81 में। इसके आगे के जो बिंदु है उसके बारे में हम चर्चा है वो हमारे नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे।